हाँ जी बच्चों, तो लास्ट टॉपिक हमने कर लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल मैटर। अब चलने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहले सॉलिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सॉलिड की सब्सटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। बच्चों रिजिडिटी क्या होती है? रिजिड सब्सटेंस क्या होते हैं? मान लीजिए आपके पास ये मार्कर है, आपने इस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद क्या इसके शेप में, साइज में कोई चेंज आया? जी नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिजिड, यानी ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलते हैं रिजिड। इन सॉलिड के बच्चों अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये समझ में आया कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस अगर आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अगर लगा रहे हैं और उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दीज सब्सटेंस आर नोन एज सॉलिड सॉरी दीज सब्सटेंस आर नोन एज रिजिड एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिजिडिटी। क्लियर है? अब इसके बेसिस पे बच्चों एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है कि एक रबड़ बैंड है, आप उसको स्ट्रेच कर देते हैं, फिर भी उसको हम सॉलिड बोलते हैं। क्यों? क्वेश्चन यही है ना कि एक रबड़ बैंड है, उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, फिर भी हम उसको सॉलिड क्यों बोलते हैं? देखिए, सॉलिड की अगर मैं बात करूँ, आप क्लास 11th में जब जाएंगे सॉलिड के बारे में, तो आप पढ़ेंगे कुछ सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलास्टिक्स। क्या बोलते हैं? इलास्टिक्स। यानी ऐसे सॉलिड सब्सटेंस अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दें, वापस से अपना ओरिजिनल शेप क्या करते हैं? रिगेन कर लेते हैं, उनको बोलते हैं इलास्टिक, यानी वो सॉलिड का ही टाइप है। समझ रहे हैं? मैंने क्या बताया कि देखिए, मान लीजिए रबड़ बैंड है, मैंने इसको स्ट्रेच किया, खींचा, खींचने के बाद जैसे आप इसको लीव करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा? वापस से अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ गया। तो ऐसे सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलास्टिक्स। समझ में आया? तो देखिए क्या लिखा है, रबड़ बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, देन व्हाई इट इज कॉल्ड अ सॉलिड। सॉलिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट रिगेन्स इट्स शेप व्हेन वी रिमूव एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इट। यानी जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो क्या होगा? वापस अपना शेप रिगेन कर लेगा। और ये सब्सटेंस बच्चों आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ इलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी होती है और सब्सटेंस क्या होते हैं? इलास्टिक्स। क्लियर है? समझ में आया? देखिए, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। क्या? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? किसी सब्सटेंस के पास फ्लो करने की जो एबिलिटी होती है, जैसे पानी है ना, आपके पास पानी है, आप उसको जो है फ्लोर पे थोड़ा क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फैला दो, यानी गिरा दो, तो क्या होगा? वाटर थोड़ा फ्लो करते हैं, यानी पार्टिकल जो हैं उसके सरफेस पे क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। क्या ऐसा सॉलिड में होता है? ये मार्कर मैंने इस पर रखा, क्या ये फ्लो कर देगा? लेकिन मैं अगर पानी हाथ पे रखूंगा तो थोड़ा सा फ्लो करेगा। ये प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी की गैस के पास भी बच्चों, लिक्विड के पास भी है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी फ्लो करते हैं, और गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा फ्लो करते हैं, वो तो हर टाइम क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। तो सॉलिड्स के पास क्या प्रॉपर्टी है फ्लो करने की? जी नहीं। तो फ्लूइडिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। ठीक है। थर्ड डिफरेंशिएशन बचा होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने क्या किया, ये सॉलिड सब्सटेंस रखा, ये सॉलिड सब्सटेंस आपने इसके अंदर रखा। आप ऊपर से क्या कर रहे हैं, एक आपने पिस्टन लगा लिया यहाँ पे, और उसके ऊपर बच्चों प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? प्रेशर, यानी फोर्स समझ लो। अभी फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर ही होता है। आप इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्या इन सॉलिड्स के वॉल्यूम में, शेप में, साइज में कुछ चेंज आएगा? सोचो, आएगा कुछ चेंज? कि मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ ऊपर से, यानी फोर्स लगा रहा हूँ, क्या इस सॉलिड के शेप में, साइज में, वॉल्यूम में कुछ चेंज आया? जी नहीं। इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कि अगर आप किसी सब्सटेंस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और वो सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज का मतलब है कि उसका वॉल्यूम घट जाए एक तरीके से, तो कि उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्रेसिबिलिटी। क्या सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी हो रही है? जी नहीं। तो क्या लिखा है? देखिए, टेंडेंसी टू डिक्रीज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास ऐसी गैसेज हो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझिएगा। आपके पास मान लीजिए यहाँ गैसेज है, गैसेज में जब आएंगे तब बात करेंगे। ये आपके पास यहाँ पे बहुत सारी गैसेज हैं, है ना। मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया और उसके ऊपर फोर्स लगाई यहाँ से, तो क्या होगा? आप इसको नीचे लेकर के आ सकते हैं, तो पार्टिकल थोड़े पास पास में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम पहले मान लीजिए 20 ml थे, वॉल्यूम कितना हो गया? 10 ml, यानी वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ ना, वॉल्यूम घट गया। इसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर है? मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। इलास्टिक समझ में आ गया होगा।
बच्चों ध्यान रखिएगा, आई थिंक पेज नंबर 6 लिख लेना यहाँ पे, पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो बच्चों बी पार्ट है, उसमें बच्चों डिफाइन पूछी हुई है, यानी बोला हुआ है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। एक रिजिडिटी पूछा हुआ है, एक फ्लूइडिटी, एक कंप्रेसिबिलिटी, एक काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी वगैरह वगैरह 6-7 डेफिनेशंस हैं, तो वो इसी में कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बच्चों हम बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है सॉलिड्स के बारे में, सॉलिड्स आर कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल, यानी सॉलिड्स की वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसके शेप में, साइज में, वॉल्यूम में चेंज नहीं ला सकते। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डेंसिटी। देखिए डेंसिटी पढ़ाने से पहले आप है ना ये ऊपर वाले जो 3 पॉइंट्स हैं कंप्रेसिबिलिटी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि डेंसिटी के बारे में आप चैप्टर नंबर 12 में पढ़ोगे, 12 नहीं सॉरी 10 चैप्टर में पढ़ोगे, तो उसमें आएगा। लेकिन मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूँ, हटा दूँ, चलो ऊपर का यहाँ से हटा देता हूँ, ये यहाँ पे कराना पड़ेगा डेंसिटी के बारे में। और काइनेटिक एनर्जी मैं आपको बच्चों बता चुका हूँ क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, कि जब कोई सब्सटेंस, यहाँ पे हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, मैटर के पार्टिकल जब मोशन करते हैं उस टाइम उनके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखिए बच्चों डेंसिटी, एक हेडिंग डाल लेना, से नोट डाल लेना डेंसिटी क्या होती है। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे पढ़िएगा आप, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ, मास बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपके पास एक पार्टिकल है, एक क्या 2 3 4 पार्टिकल ले लेते हैं ना, आपके पास ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं। अब है क्या, ये आपके पास वॉल्यूम है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएगा। और तो बच्चों मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये आपके पास किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक यूनिट वॉल्यूम लिया। यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, 1 मीटर क्यूब ले लो, यूनिट होते हैं बच्चों वॉल्यूम की, है ना, पढ़ा होगा मैथ्स में। ये एक यूनिट में कितने जो है इस सब्सटेंस के पार्टिकल आ रहे हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में इस सब्सटेंस के कितने पार्टिकल आ रहे हैं। अब उन पार्टिकल का बच्चों कुछ ना कुछ मास भी होगा एक यूनिट में। यूनिट का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लो या 1 मीटर क्यूब लो, वो डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा नापना है तो मीटर क्यूब, कम नापना है तो सेंटीमीटर क्यूब। आपने ये लिया है, आप मिलीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, और छोटा भी नापना है आपको, मिलीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। मेजर करना है कि एक उस यूनिट में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अब होगा क्या, मैंने जैसे मान लीजिए, मैंने आपको ना एक सिंपल एक आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सॉलिड है, ये क्या है आपके पास, सॉलिड। आपको समझ में आएगा इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डेंसिटी का पॉइंट, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास है लिक्विड, ठीक है, और ये मान लीजिए आपके पास है गैस, समझे। ये सॉलिड है बच्चों, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो मैंने क्या कहा, मैंने एक यूनिट वॉल्यूम लिया तीनों का। मैंने क्या लिया, तीनों का यूनिट वॉल्यूम लिया। ये लो बच्चों, ये लिया मैंने यूनिट वॉल्यूम, ये लिया यूनिट वॉल्यूम, ये लिया यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा पास कर लेते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से पास कर लेते हैं। ये लिया मैंने यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखना, मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किसके आ रहे हैं, सॉलिड के। जिसके जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास भी होता है, क्योंकि मैटर की बात कर रहे हैं, मास होगा तो जाहिर सी बात है डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा बच्चों किसकी होगी, सॉलिड की। किसकी होगी, सॉलिड। क्यों, क्योंकि डेंसिटी बच्चों क्या है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम आपने लिखा, ठीक है। आपने वॉल्यूम तो बच्चों 1 ही लिया है सबका, यूनिट वॉल्यूम लिया मैंने 1 लिया है। अब पार्टिकल सब ज़्यादा किस में आ रहे हैं, सॉलिड में। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मास। और जितना ज़्यादा मास होगा बच्चों उतनी ज़्यादा क्या आ जाएगी, डेंसिटी, है ना। मान लेते हैं एक पार्टिकल का मास, आप ऐसे मान लो ना, एक पार्टिकल का मास 1 ग्राम है, तो 4 का कितना हो गया, 4 ग्राम। यानी यहाँ पे डेंसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने एज्यूम कर लिया कि एक पार्टिकल का मास जो है बच्चों कितना है, 1 ग्राम मैंने मान लिया। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको किसकी दिखाई दे रही है,
सॉलिड की। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लेना, मैं इसको साथ साथ इरेज कर दे रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मैंने क्या बताया कि यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और पार्टिकल क्या होता है, मास, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, एसआई यूनिट साथ साथ लिख लेना। अगर आपने ये ग्राम में लिया है मास, और तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये इसके एसआई यूनिट होती है किसकी, डेंसिटी की, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं, और मास अगर केजी में है तो बच्चे किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब पढ़ो क्या लिखा है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। अब बच्चों ये एग्जांपल देने का मतलब मेरा रीजन था ये पॉइंट नंबर 5, क्या, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी कहने का मतलब है पार्टिकल ज़्यादा पास पास में है। आप यूनिट वॉल्यूम अगर लोगे, सब ज़्यादा पार्टिकल सॉलिड के उसमें आएंगे, सब ज़्यादा पार्टिकल आएंगे, सबसे ज़्यादा मास भी उसी का होगा, सबसे ज़्यादा मास उसका होगा बच्चों, तो डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सॉलिड्स की। आई थिंक आपको ना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बेस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, वो क्या है, शेप एंड वॉल्यूम। अब सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड ले लो, सॉलिड है बच्चों, क्या इसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। डेफिनेट शेप का मतलब है क्या, रेक्टेंगुलर शेप है ना। वॉल्यूम मतलब इसमें स्पेस ऑक्यूपाई है वो भी फिक्स है, यानी सॉलिड्स का आप लोग शेप और वॉल्यूम जो है क्या होता है, चेंज नहीं, ऐसे चेंज नहीं कर सकते, क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए ये वाला पॉइंट, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। आई थिंक ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में बहुत अच्छे से आपको बताया था, क्या कि मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनको जो आपको मोशन कराना है, काइनेटिक एनर्जी वाला जो पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था ना, उसको हीट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स, ताकि वो मोशन कर सके, है ना। तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा बच्चों क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में। दूसरा आपको मैंने ये बताया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, क्लोजली पैक मतलब बहुत पास पास होते हैं, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल क्या बच्चे बहुत पास पास प्रेजेंट है। बहुत पास पास अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, स्पेस बिल्कुल कम हो जाएगा, ना के बराबर स्पेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है कि ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। पास पास कहने का मतलब है उनके बीच में जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, वो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। समझ में आ गया। तो लास्ट पॉइंट है बच्चों, सॉलिड्स डू नॉट शो डिफ्यूजन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में मैंने लास्ट पॉइंट आपको यही बताया था कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन जो है ज़्यादातर पॉसिबल नहीं होता, और कहीं ऑब्जर्वेशन छोटी मोटी होती है, वो मैं उसके एग्जाम्पल में आपको बता चुका हूँ। क्लियर है। तो आई थिंक समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स। क्या क्या बताया हमने, रिजिडिटी बताया, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम आपको बताया, डेंसिटी बताया हाई होती है सॉलिड्स की, ठीक है, और उनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, और डिफ्यूजन शो नहीं करते हैं। तो ये 9 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में। बचा एक पॉइंट, क्या, सॉलिड्स हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट मैं अभी आपको लेक्चर फर्स्ट में बता चुका हूँ सेम, कि सॉलिड्स के पार्टिकल जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ज़्यादा उनके वजह से आपस में बंधे हुए रहते हैं, कहीं जा नहीं सकते, कहीं जाएंगे नहीं तो कहीं मोशन नहीं करेंगे, और मोशन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होगी। आई थिंक ये सॉलिड्स के सारे आपको समझ में आ गई होगी, 9 प्रॉपर्टीज़, और अच्छे से बच्चों पढ़ लेना है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा मैं एग्जाम्पलर से भी और एनसीईआरटी से भी, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं, राइट साइड में कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला मैं समझा चुका हूँ, सेकंड, और बच्चों कुछ बच्चे कहते हैं कि नोट्स अवेलेबल नहीं है। बच्चों ये हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं, और इनको साथ साथ अपने आप नोट डाउन कीजिए, वही आपके नोट्स हैं, ठीक है। अलग से पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। और ये नोट्स हम इसलिए साथ साथ लिखने हैं क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, क्लास 10 की 11th की बात कर रहा हूँ, वीडियोस लेंदी हो जाती है, इसलिए हम लोग पहले ही इसको जो है नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो क्या बता रखा है कि इफ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अपीयर हैव अ फिक्स शेप देन व्हाई डू वी कॉल देम अ सॉलिड। यानी जो आपने देखा होगा नमक चीनी वगैरह घर में होती है, सॉल्ट है, शुगर के अलग अलग टाइप होते हैं वैसे, तो उनको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, जबकि हम देखने में ऐसा लगता है कि उनका कोई फिक्स शेप नहीं है। आप क्या कीजिए, पार्टिकल्स लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो, आपको दिखाई देगा उनका बच्चे एक परफेक्ट शेप होता है। हर एक जो पार्टिकल है ना, क्रिस्टल बोलते हैं एक्चुअली, जो जैसे आपने चीनी का एक छोटा सा पार्टिकल लिया, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको ना ऐसा शेप दिखाई देगा। शुगर का बच्चा ऐसा शेप होता है, देखो शुगर आपने जो घरों में चीनी उसका शेप है ना ऐसा होता है,
क्यूबिकल शेप होता है ऐसा, जब ढंग से ऑब्जर्व करोगे ऐसा शेप होता है। यानी हर एक जो क्रिस्टल है, हर एक छोटा छोटा जो पार्टिकल है सोल्ट का या शुगर का, उसका एक फिक्स शेप होता है बच्चों, इसीलिए हम सॉलिड बोलते हैं। हम सारे को देखेंगे, आंखों से देखेंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा, शेप कुछ लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा चूरा है, पाउडर है, कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, उसको मैग्नीफाई करके देखोगे, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा जो हर एक पार्टिकल है ना, उसका एक फिक्स शेप है और उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, इसलिए हम इसको सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आंसर दिया हुआ है, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्ज देखा आप लोगों ने, स्पॉन्ज का रसगुल्ला आता है ना, जब उसको खाते हैं तो पिचक जाता है, स्क्वीज हो जाता है ना, कंप्रेस हो जाता है। या आपने स्माइली वाली बॉल देखी हो, स्माइली वाली बॉल देखी होंगी, वो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं तो वो भी स्क्वीज हो जाती है, फिर भी हम उनको सॉलिड बोलते हैं। यानी रबड़ वाली चीज़ें हैं कुछ या स्पॉन्ज वाली चीज़ें हैं, उनको हम सॉलिड क्यों बोल रहे हैं कि हम उसको फोर्स लगा रहे हैं, शेप चेंज हो गया। शेप चेंज हो गया मतलब क्या है, वॉल्यूम भी चेंज हुआ होगा शेप चेंज होने के साथ साथ, तो हम उनको सॉलिड क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो स्पॉन्ज होते हैं ना बच्चों, ध्यान से देखना, रसगुल्ला का स्पॉन्ज होता है उसकी सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं सरफेस पे बच्चों, इस सरफेस पे आप देखोगे तो छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे इस तरीके से, और उन बच्चों होल्स में क्या रहती है, एयर ट्रैप रहती है। यहाँ पे क्या रहती है, एयर ट्रैप रहती है, लेयर्स में, लेयर बाय लेयर होता है, उसमें क्या रहती है, एयर भरी हुई होती है। और जैसे ही आप उसको फोर्स लगाते हो या स्क्वीज करते हो, वो एयर बाहर निकल जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि स्पॉन्ज को कंप्रेस करने पर क्या होता है, वो इजीली कंप्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर बच्चों एयर प्रेजेंट है, और हम क्या करते हैं, जैसे हम उसको दबाते हैं ना तो वो एयर बाहर निकल जाती है, इसलिए वो कंप्रेस होता है। अगर इसके बीच में एयर प्रेजेंट ना होती ना, यहाँ पर अगर इन लेयर्स में एयर प्रेजेंट ना होती, तब ये जो है कंप्रेस नहीं होता है ना, तो भी हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। अभी कंप्रेस हो रहा है फिर भी ये क्या है, सॉलिड क्यों, क्योंकि इनके लेयर्स के बीच में एयर है, और एयर जैसे हम कंप्रेस करेंगे वो बाहर निकल जाती है। लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज है किसकी हैं, सॉलिड की हैं। जैसे आपने कंप्रेस किया तो क्या हुआ, एयर बाहर निकल गई, छोड़ दो तो क्या होगा, वापस शेप में वापस आ गया ना, अपने शेप में वापस आना। क्या था बताया था अभी, इलास्टिक सॉलिड सब्सटेंस के टाइप है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक सब्सटेंस होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये आपको रबड़ वाली चीज़ें होती हैं ज़्यादा, उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और देखिए क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट भी हो गया, और डेंसिटी के बारे में बच्चों पूछा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो गया, जो पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन है। तो अभी ये देखिए, इसको मैं फटाफट से इरेज करता हूँ, फिर जो आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं लिक्विड्स और गैसेज पर। देखिए सॉलिड्स में हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि सॉलिड्स आर रिजिड, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर अपना शेप और साइज जो है वो मेंटेन रखते हैं। लेकिन बच्चों लिक्विड्स की बात करें, लिक्विड्स के पास रिजिडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती बच्चों। आपको मैंने बताया था एक वर्ड, फ्लूइडिटी, कि कुछ सब्सटेंसेस के पास प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, और लिक्विड्स के पास वही प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी की। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, क्या होते हैं, फ्लूइड्स। लिक्विड्स है फ्लूइडिटी। देखो अगर आपको मैं कहूँ, एक सिंपल पॉइंट देखिएगा, अगर मैं आपको कहूँ आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है, यह फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, आप इस पर फोर्स लगाओ, आपको क्या लगता है कि पिस्टन को इस पर फोर्स लगाने पर कितना पानी को आप कंप्रेस कर सकते हैं, वाटर को, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर, है ना। इसलिए बोलते हैं कि लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी लिक्विड्स को आप जनरली जो है कंप्रेस नहीं कर सकते अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। सेकंड पॉइंट, थर्ड, मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कि लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है, वो जो है ईजिली जो है मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। यानी कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी, जहाँ भी मैं मोशन की बात करूँगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करूँगा, तो सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की किसके पास होती है, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के पास। पहले डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो वही लिखा है, हैव हायर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। बच्चों नेक्स्ट बात करूँ, डेंसिटी टर्म भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इससे प्रीवियस टॉपिक में। डेंसिटी जो है लिक्विड की कम होती है किससे, सॉलिड से। क्यों, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड के कम होते हैं। जब आप यूनिट वॉल्यूम में लोगे तो अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो उनका मास भी कम होगा, मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों डेफिनेट वॉल्यूम। देखिए कहने का मतलब क्या है आपके पास, क्या पहले मैं बात करता हूँ डेफिनेट शेप के बारे में। क्या लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप है, नहीं है। क्यों, आपने ग्लास में डाला, ग्लास का शेप ले लिया, आपने एक बोतल में डाल दिया लिक्विड को, लिक्विड ने जो है बोतल का शेप ले लिया।
आपने कप में डाल दिया, कप का शेप ले लिया। यानी आप कह सकते हो क्या लिक्विड का कोई शेप है? जी नहीं, लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। मान लीजिए आपके पास 100 ml वाटर है, क्या लिया? 100 ml वाटर लिया आपने। अब वो 100 ml वाटर का वॉल्यूम बच्चों वही रहेगा, वॉल्यूम 100 ml ही रहेगा। आप कप में डालो, ग्लास में डालो, बोतल में डालो, शेप चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। मतलब जो वॉल्यूम यानी जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा वो अब भी उतना ही करेगा जितना कप में किया था, जितना बोतल में किया था और जितना कि ग्लास में किया था। बस डिपेंड ये करता है कि साइज़ कैसा है ना। यानी वॉल्यूम क्या रहने वाला है? सेम। यानी वॉल्यूम तो डेफिनेट है लिक्विड का, लेकिन जो शेप है वो जिस कंटेनर में रखोगे उसका ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों पॉइंट स्पेस की, बहुत पहले से बात करते हुए आ रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैसेज से कम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात की थी, वो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड्स में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है और गैसेज से ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, स्पेस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ये रहा कि स्पेस जो होता है सॉलिड से, स्पेस जो है सॉलिड से बच्चों क्या होता है? ज़्यादा होता है और गैसेज से कम होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिए, डिफ्यूजन की बात करते हैं। ये रहा वर्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं बच्चों, डिफ्यूजन मैंने बताया था क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ मैटर का दूसरी फॉर्म ऑफ मैटर में ऑटोमेटिकली या अपने आप बाय देयर ओन क्या हो जाना, इंटरमिक्स हो जाना। और आपको पता है लिक्विड की जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किस में मिलती है? गैसेज के बाद में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा जल्दी किस में होता है? गैसेज में होता है। यानी एक गैस दूसरे गैस में बहुत जल्दी इंटरमिक्स होती है, यानी कोई चीज़ गैसेज के अंदर बहुत जल्दी इंटरमिक्स हो जाती है अपने आप ही, है ना, एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। बात करें बच्चों, अब इससे ऊपर वापस ऊपर चलता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपको पता है गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है। ठीक है, बताया था। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इसलिए पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर चलते हैं, स्पेस की बात करते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कम क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं गैसेज के? बहुत दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स अगर दूर दूर होंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर कोई फ्रेंड जिससे आप बातचीत नहीं करते हो तो क्या होगा? अब वो आगे बैठता है, आप पीछे बैठते हो, तो अट्रैक्शन कम होगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा? दूर दूर रहोगे ना, तो स्पेस भी ज़्यादा होगा, तो क्लोज फ्रेंड्स नहीं रहते फिर, है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं। देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं, गैसेज। अब मैं कहूँ मेरे आसपास इतनी सारी गैसेज हैं, क्या शेप है, क्या वॉल्यूम है इसका बताओ? यहाँ की गैस बाहर जा सकती है, बाहर की गैस अंदर आ सकती है, वॉल्यूम घट बढ़ सकता है। ठीक है, शेप कमरे में रखोगे, कमरे का शेप है गैस का। ग्लास के अंदर तो ग्लास का शेप है। एक पेन के अंदर बंद कर दिया तो पेन का शेप है। दिमाग में हवा नहीं भरी होनी चाहिए ना। तो मैं क्या कह रहा था कि जिस चीज़ में रखोगे गैसेज को वहाँ का वो शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, और उसका जो शेप है फिक्स नहीं है कोई। जहाँ पर गैसेज जो है तो डिफ्यूज्ड हैं, हर जगह फैली हुई हैं, यहाँ भी, वहाँ भी, अंदर भी, बाहर भी, इस जगह भी, हर जगह गैसेज हैं। तो कोई पर्टिकुलर शेप है? जी नहीं, शेप तो है नहीं। वॉल्यूम क्या डेफिनेट या फिक्स होगा? यहाँ कह सकते हो फिक्स वॉल्यूम है? जी नहीं। मान लीजिए मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ के गैस बाहर चल जाए, बाहर के अंदर आ जाए, तो क्या वॉल्यूम फिक्स होगा? जी नहीं। इससे लिखा हुआ है कि नाइदर हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इनका ना ही डेफिनेट शेप होता है गैसेस का, ना ही वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है? गैसेस के पार्टिकल्स की, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में सबसे कम होता है, इसलिए इजीली मूव कर जाते हैं। ठीक है, ऊपर बात करते हैं बच्चों कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए इसी सेम कंटेनर में मैं गैसेज रख दूँ बच्चों, क्या रख दूँ? गैसेज। इस गैसेज को अगर आप इसके ऊपर रख दो तो क्या होगा? अगर आप फोर्स लगाओ तो पिस्टन क्या हो जाएगा? फटाफट से क्या हो जाएगा? ये कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस यानी पार्टिकल थोड़े पास पास आ जाएंगे, यानी आप इसका वॉल्यूम क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। और मैंने कंप्रेसिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या बताया था कि टेंडेंसी टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी अगर किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम में कम हो जाता है फोर्स लगाने के बाद तो क्या होता है? उसको बोलते हैं कि उस सब्सटेंस के पास कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। तो वहाँ यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि गैसेज जो है सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। आपको पता है ना घरों में एलपीजी वगैरह होती है, एलपीजी पता है ना, गैस जो आपके घरों में है, उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आई थिंक फुल फॉर्म लिखी हुई है क्या? जी नहीं, मैं लिख देता हूँ एक बार, ये कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। बच्चे उतार लिया होगा, रेज कर दूँ उसको। चलो, सीएनजी आपको पता है व्हीकल्स वगैरह में भरवाई जाती है सीएनजी। देखिए एलपीजी की अगर बात करें कंप्रेसिबिलिटी, बच्चों एलपीजी की फुल फॉर्म लिख लेना सभी।
लिखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आई थिंक आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और बच्चों बात करें सीएनजी की तो उसको लिख लेना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बच्चों क्या होती है? मीथेन। चलो कोई नहीं, देखिए जो आपके घरों में एलपीजी होती है बच्चों, वो क्या होता है गैस को ना बच्चों अंडर हाई प्रेशर क्या कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि किसी गैस को लिक्विफाई करने के तरीके क्या होते हैं। एक्चुअली क्या होता है देखो मैं आपको समझा देता हूँ एलपीजी बनता कैसे है। आपको ना एक जनरल एग्जांपल देता हूँ फटाफट से। मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स हैं, पहले में ऐसे ही फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अब मैं ऊपर से क्या लगा रहा हूँ, उसके फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स लगाने से क्या होगा बच्चों, पार्टिकल पास पास आएंगे। जब पार्टिकल पास पास आएंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी फोर्स लगाते लगाते कि पार्टिकल बहुत पास पास आ गए। जब पार्टिकल थोड़े पास पास आ जाएंगे तो उनके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा तो अपनी स्टेट चेंज करके इसमें आ जाएगा वो लिक्विड में। इसलिए बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी गैस को अंडर हाई प्रेशर करते हैं। मुझे ध्यान रखना, अंडर हाई प्रेशर होता है ये चीज़ें। गैस को अंडर हाई प्रेशर क्या करते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और पेट्रोलियम तो आपको पता ही है पेट्रोल तो पता होगा ना नहीं, चलो छोड़िए, बात कर लेते हैं आगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ऐसे ही जस्ट कई बार जो है पढ़ाते हुए जो है एंटरटेनमेंट चलना चाहिए ना। आगे बात करें सीएनजी। तो सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, जैसे मीथेन आपकी नेचुरल गैस एग्जांपल में लिख लेना, मीथेन नेचुरल गैस में आती है। बाकी अगर मैं बात करूँ आपकी एलपीजीज में बच्चों, एक पॉइंट ऐड कर लेना, यहाँ पे शायद लिखा हुआ नहीं है। एलपीजी में बच्चों क्या प्रेजेंट होता है आपका, एक तो ब्यूटेन एंड प्रोपेनन, ये आपको बच्चों एलपीजी में प्रेजेंट होता है। कार्बन कंपाउंड से सारे, हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं आप लोग, क्लास 10th में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, चैप्टर 4। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, एलपीजी में अगर फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ठीक है, एलपीजी में देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कभी जब आप गैस ऑन करते हैं तो होता क्या है, अगर कहीं से लीकेज है तो आपको स्मेल आ जाती है एलपीजी की, इन गैस की स्मेल आ जाती है। वो किसकी वजह से आती है, एक्चुअल में उसके अंदर एक कंपाउंड होता है इथाइल मरकैप्टन। क्या होता है, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होता है, वो रोटन फिश की स्मेल होती है उसमें ना, वो ऐड किया जाता है बच्चों, उसमें ध्यान रखना। यानी उस एलपीजी के अंदर इथाइल मरकैप्टन को ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्योर एलपीजी है बच्चों, उसको कोई, जो प्योर एलपीजी होता है ना, उसको कोई स्मेल नहीं होती। तो लिख लेना यहाँ पे, प्योर एलपीजी डज नॉट हैव एनी स्मेल। यानी प्योर एलपीजी कोई स्मेल तो होती नहीं है। अब कुछ लीकेज वगैरह हो रही है, जब लीकेज होगी तो लीकेज के बारे में पता ही नहीं चलेगा ऐसे। इसलिए वो लीकेज वगैरह के बारे में पता चल जाए, इसलिए क्या ऐड किया जाता है उसमें, इथाइल मरकैप्टन ऐड करते हैं। जैसे सड़ी हुई मछली होती है ना, रोटन फिश होती है, उसकी ऐसी स्मेल होती है, वो ऐड करते हैं। इसीलिए आपको पता लग जाता है कि जो है कि वहाँ पे कुछ लीकेज वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए बच्चों लिखा हुआ है नोट में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट, नोट क्या लिखा हुआ है, अ गैस कॉल्ड इथाइल मरकैप्टन इज यूज्ड टू चेक लीकेज ऑफ गैस, इट स्मेल इज ऑफ रोटन फिश। ये अच्छा ऑलरेडी ये पॉइंट लिखा हुआ है, प्योर एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए उसमें ऐड किया जाता है। बाकी आप कोई फुल फॉर्म्स वगैरह लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, फिर मैं जो है आप लोगों से आगे बात करता हूँ। देखिए प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी बच्चों किसके पास है, गैसेज के पास है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्लो है यहाँ वहाँ कौन कर सकता है, गैसेज के पार्टिकल। और लास्ट बात रिजिडिटी। अगर रिजिडिटी की बात मैं बच्चों करूँ तो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास भी प्रॉपर्टी नहीं थी और गैस के पार्टिकल्स के पास भी प्रॉपर्टी नहीं है। सिर्फ किसके पास है, सॉलिड के पार्टिकल के पास। चलिए हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लिक्विड है, लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, यानी लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, पर यूनिट वॉल्यूम समझा चुका हूँ। बट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वाई, फिर भी जो आइस होती है ना, सॉलिड है, वो लिक्विड की सरफेस पे जो है ना बच्चों तैरता है, फ्लोट करता है। क्यों, देखिए आपको बेसिक रीज़न समझा देता हूँ, उसका समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए उतार लिया होगा ना आप लोगों ने, नोट डाउन कर लिया होगा।
अब देखना डेंसिटी वर्ड आपको पता है ना, क्या बताया था कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उस सब्सटेंस की। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए आइस है, ये क्या बच्चों, आइस है। अब क्या होता है इस आइस के अंदर बच्चों, इसकी सरफेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी सरफेस पे, किसमें, आइस में। उन होल्स में बच्चों क्या भरी हुई है, एयर के पार्टिकल्स, क्या भरे हुए हैं, एयर। इस तरीके से होल्स हैं, उन होल्स के थ्रू बच्चों लेयर बाय लेयर होता है ये ऐसे, लेयर बाय लेयर बच्चों क्या भरी हुई है यहाँ पे, एयर भरी हुई है, क्या भरी हुई है, एयर। अब आप एक बात खुद बताओ ना, गैस के पार्टिकल्स भरे हुए हैं, गैस की डेंसिटी ज़्यादा होती है या सॉलिड की, ऑटोमेटिकली सॉलिड की। जब इसके अंदर गैस भरी हुई है ना, उस गैस की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स वहाँ प्रेजेंट होंगे नहीं, सॉलिड के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी। अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम लो, मैंने एयर के पार्टिकल बच्चों यहाँ पे एयर भरी हुई है, ठीक है, मैंने यूनिट वॉल्यूम लिया, यूनिट वॉल्यूम वाला एक ही पार्टिकल यहाँ पे आया। अब डेंसिटी मैंने क्या बताया था, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब वो सॉलिड के वहाँ पे पार्टिकल तो है नहीं, उसकी जगह कौन प्रेजेंट है, गैस, तो क्या मास क्या हो जाएगा कम, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। क्लियर हुआ, यानी आंसर देखिए, बिकॉज आइस हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर इट मीन्स इट हैज लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस इन इट। एम्प्टी स्पेस खाली जगह होती है, और खाली जगह में क्या होती है बच्चों, मोस्टली वहाँ पे एयर भरी हुई रहती है। सो डेंसिटी ऑफ आइस लोअर देन दैट ऑफ वाटर। यानी ये तो आपको जो समझना है लिखना है वो तो ये है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि जो पर यूनिट वॉल्यूम जो मेजर किया जाता है ना, वो क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल वहाँ पे नहीं होते हैं, उसकी जगह कौन होता है, एयर वहाँ पे चली जाती है। और एयर की वजह से क्या होता है, मास कम हो जाता है, और मास बच्चों कम होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन कर लेना बच्चों साथ साथ। ये क्वेश्चन आपका शायद पेज नंबर 6 पे ही है, पेज नंबर 6 पे कोई क्वेश्चन है, थर्ड में कोई पार्ट दिया होगा, ठीक है। गैसेज एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ द कंटेनर, वाई। यानी जो गैसेज हैं, मान लीजिए गैसेज आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर की वॉल बच्चों क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, क्या एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर। अब कुछ बच्चों को जो है डाउट कहाँ रह जाता है, ये प्रेशर क्या होता है, तो मैंने पहले बच्चों प्रेशर ही बता देता हूँ क्या होता है आप लोगों को। देखो हेडिंग डाल लेना, नोट में डाल लेना, बेसिकली वर्ड आ गया इसलिए बता देता हूँ, अदरवाइज ये 10 चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्रेशर देखो, आप कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेशर क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। फोर्स को आप नोट करेंगे एफ से, एरिया को करेंगे बच्चों ए से, यानी पी इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाई ए। यूनिट के साथ साथ बता देता हूँ, फोर्स बच्चों होता है न्यूटन में, ये आपका होगा न्यूटन में, फिजिक्स में आएगा बच्चों ये एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो एसेंट क्या आ गई इसकी, एसेंट बच्चों आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं क्या समझा रहा था, मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए आपने एक एरिया लिया, ये एरिया लिया आपने बच्चों, मान लीजिए ये वाला, ये एरिया जो है ना बच्चों 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, यानी यूनिट एरिया बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यूनिट एरिया। ये यूनिट एरिया आप लोगों ने लिया, अब आप इस पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ये यूनिट एरिया है आपके पास, कितनी फोर्स इस पर लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रेशर। क्या बोलते हैं, प्रेशर। थ्रस्ट भी पढ़ेंगे, चैप्टर 11 में ही आएगा। तो प्रेशर का मतलब समझ में आया। अब ये बोलता है, जैसे मान लीजिए ये गैस का पार्टिकल है, मैं इसको हटा दूँ, चलिए इसको हटा देता हूँ, जो मैं समझाना था मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए आपके पास मान लीजिए कंटेनर है, ये गैस का पार्टिकल है, गैस का पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह क्या होगा, ये किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करके कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ ये आकर के यहाँ पे स्ट्राइक कर गया बच्चों, यहाँ पर स्ट्राइक किया, यानी गैस का पार्टिकल यहाँ पे बच्चों स्ट्राइक करेगा तो हम क्या कहते हैं, देखिए कुछ ना कुछ इसका मान लीजिए यूनिट एरिया पे ये पार्टिकल कितनी फोर्स लगा रहा है, बेसिकली फोर्स से मतलब है कितनी फोर्स लगा रहा है, यही क्या होता है, प्रेशर। तो प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन था हमारा कि बोलते हैं कि जो गैसेज हैं वो क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, वो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि गैसेज के पार्टिकल्स की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करने की वजह से क्या होता है, कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और कहीं भी स्ट्राइक करेंगे तो क्या अप्लाई होगा, जब स्ट्राइक करेंगे तो कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, और कुछ ना कुछ किसी फोर्स से भी जो है स्ट्राइक करेंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, जब कोई पार्टिकल आके टकराएगा, कोई स्ट्राइक करेगा,
तो कुछ ना कुछ एरिया होगा जिस सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे, और कुछ ना कुछ फोर्स भी होगी। फोर्स क्यों होगी? क्योंकि वो कुछ स्पीड से मूव कर रहे हैं। स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए बोलते हैं प्रेशर। तो क्या लिखा आंसर बच्चों? वही है, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करने की वजह से क्या होता है? कोलिजन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, और इसलिए बोलते हैं कि गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ दी कंटेनर। समझ में आया? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और नीचे एक पॉइंट लिखा है लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो वही चीज़ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दोनों के बीच में क्या बहुत कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगी तो क्या होगा? कहीं रैंडमली मूव करेंगे हाई स्पीड से और कहीं भी जाके टकरा जाएंगे। और ये टॉपिक बच्चों आपका हो गया खत्म। देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अब फिनिश हो चुके हैं। क्वेश्चन बच्चों साथ साथ लिख के छोड़ दिए हैं ना, ये बच्चों ध्यान रखना। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ये, कुछ बच्चों के ना कमेंट्स आते हैं कि सर वीडियो लेंथी जा रही है, तो छोटी करने के लिए ही मैंने ऑलरेडी लिख दिया, अदरवाइज मैं लिखूंगा तो वीडियो से डबल टाइम की हो जाएगी फिर को। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए।